शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आ पहुंची है कुशीनगर में। कुशीनगर की पहचान महात्मा बुद्ध से है और मेरे ठीक पीछे महात्मा बुद्ध की ये महापरिनिर्वाण स्थली है। न सिर्फ देश से बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में जानने के लिए आते हैं और सरकार भी इसे बुद्धा सर्किट के रूप में डेवलप कर रही है। अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको ये बताएंगे कि कुशीनगर में इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं और विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता किन मुद्दों को आधार बनाकर वोट करने जा रही है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत अधिक समानताएं हैं और कुशीनगर उनमें से एक है जहां पर 14 अलग अलग देशों की मोनेस्ट्री है। इस वक्त हम थाई मोनेस्ट्री में हैं। यहां की तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यहां पर जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं यहां पर आते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना यहाँ समय बिताया था, उनके बारे में जानते हैं और बहुत सारी यादें कुशीनगर से लेकर जाते हैं। चूँकि इस मोनेस्ट्री का जो रख रखाव है वो थाई की जो रॉयल फैमिली है थाईलैंड की वो करती है। यहाँ पर किस तरीके का फंक्शन होता है, कैसे ये एक तरीके से सामाजिक भारत का प्रतीक है। यहाँ पर 14 अलग अलग देशों की मोनेस्ट्री है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अगर थाई मोनेस्ट्री की बात करें तो इसकी खासियत क्या है और कैसे ये एक मैसेज देता है पीस का। थाई मोनेस्ट्री जो कुशीन बनी है इसका निर्माण 1994 में थाई बुद्धिस्टों के दान के द्वारा हुआ था, जिसकी देखरेख जैसा कि आपने खुद बताया है कि रॉयल फैमिली खुद करती है। और यदि आप हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म में समानता की बात करें तो मैं चाहूँगा आप उधर देखें। उनका जो नेशनल एम्बलम है थाईलैंड का वो गरुड़ है। यदि आप उसको अपने हिंदू धर्म से जोड़ें तो वो भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। उसी के साथ विष्णु, यदि आप उस पक्षी को ध्यान से देखें तो उसके जो विंग के लुक हैं या अगले हाथ को दिखाया हुआ है वही इनके बिल्डिंग के कॉर्नर में आपको पूरा नजर आ जाएगा। तो उनकी स्थापत्य कला है नंबर 1। नंबर 2, थाई में जो रॉयल फैमिली है उनकी जो डायनेस्टी चल रही है, अभी वहाँ के जो शासक है उनके नाम के आगे लिखा हुआ है रामा 10। ये अपने को वहाँ का राम अवतार मानते हैं। और थाईलैंड की जो पवित्र पुस्तक, थाईलैंड का जो राष्ट्रीय पुस्तक है वो रामायण है। और वहाँ थाईलैंड में अलग अलग समयों पे महाभारत और रामायण का जीवंत मंचन किया जाता है। वहाँ के कलाकारों ने एक आध बार आके कुशीनगर में भी रामायण का मंचन किया था, जो कि काफ़ी सराहा गया था स्थानीय लोगों के द्वारा। तरीके से भारत और थाईलैंड के बीच में कितनी मैत्री है उसका ये प्रतीक है मोनेस्ट्री। और जो भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। थाईलैंड से लोग आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं और इसके साथ ही भारत और थाईलैंड के बीच ये मित्रता का एक प्रतीक है। आने वाले चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन सरकार का ये प्रयास है कि इसे बुद्ध सर्किट के रूप में डेवलप किया जाए और पूरी दुनिया के मानचित्र पर कुशीनगर का नाम हो, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करे। इसीलिए सरकार ने यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी किया है जो पूरी तरीके से फंक्शनल है। पूर्वांचल में वाराणसी के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। ये कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अक्टूबर के महीने में किया था। इस एयरपोर्ट के बन जाने से पूर्वांचल में जो विकास की संभावनाएं हैं और ज़्यादा बढ़ गई हैं।
पूरे 590 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया है इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए और इसके साथ ही 600 करोड़ की लागत आई है। आसपास के जितने आप इलाके देख रहे हैं, इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद जो कुशीनगर है वो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आ गया है और सीधे एयर कनेक्टिविटी होने की वजह से न सिर्फ देश के बल्कि पूरी दुनिया के जो पर्यटक हैं वो कुशीनगर में आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार बुद्धा सर्किट पर काम कर रही है। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार बुद्धा सर्किट को डेवलप कर रही है और कुशीनगर उनमें से एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। इसीलिए गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको देखने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने के साथ ही विदेशों से भी लोग आते हैं, थाईलैंड से, बैंकॉक से, श्रीलंका से, म्यांमार से। तो जितने भी गौतम बुद्ध को मानने वाले श्रद्धालु हैं उनको अब ये सुविधा मिलेगी। जी, ये पूर्वांचल का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो फंक्शनल हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया। इस एरिया के अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये एयरपोर्ट जो है कैसे गेम चेंजर की भूमिका निभाएगा? योगी मोदी सरकार का यह उपहार रहा पूर्वांचल वासियों के लिए कि उन्होंने सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय यातायात से जोड़ दिया कुशीनगर को और इसके बाद यहाँ तेज़ी से पर्यटन के विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। यहाँ रोजगार में तेज़ी से वृद्धि देखी जा सकती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने से हम देश और विदेश के विभिन्न शहरों से सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे और अभी फ़िलहाल यहाँ से दिल्ली की उड़ान शुरू हो चुकी है जो कि लगभग फुल जा रही है। तो हम सब लेके बहुत आशान्वित हैं कि यहाँ बहुत बड़ा विकास होगा। सिर्फ कनेक्टिविटी एक माध्यम होती है जिससे पर्यटन का सीधा विकास होता है और हम अब सीधी कनेक्टिविटी में विश्व पटल पर आ चुके हैं। कुशीनगर लोकसभा की कस्यां विधानसभा में है और ये कस्यां का मार्केट आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे एक बार जानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं और वो जब वोट करेंगे तो उनके मन में क्या सवाल रहेंगे, क्या सोचकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लीला जी, ये बताइए कि इस बार किसका जोर है कुशीनगर कस्यां में? इस समय दो दलों के आमने सामने का टक्कर है। हाँ, कौन कौन? मान लीजिए वो भारतीय जनता पार्टी है और ये सपा है। तो ये बताइए कि आप लोगों के इलाके में काम हुआ है? 4 साल बीजेपी की सरकार रही, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, काम हुआ है? इस समय ये रोडवेज जो है, ये सामने रोडवेज जो है उन्हीं के काल में बन रहा है। अच्छा। आप लोगों को सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ मिला है? बहुत लाभ मिल रहा है। तो किसको वोट करेंगे इस बार? जिधर देखिए ये बहता पानी की तरह है। हाँ, जिधर बहेंगे, जिधर आदमी बह जाए ये तो एक पल में आदमी बदल जाता है। लोकल उम्मीदवार का मतलब युवा के चेहरा, मतलब मान लीजिए कि कहीं बीजेपी अपना टिकट या उम्मीदवार हल्का उतारेगी तो यहाँ से सपा का वर्चस्व कायम रहेगा, क्योंकि सपा के उम्मीदवार जो आ रहे हैं जरा ठीक ठाक हैं। लोकल उम्मीदवार का मतलब युवा के चेहरा, मतलब इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? हम तो मोदी के ही भाई, मोदी ही आएगा फिर। क्यों, कोई खास वजह? मोदी बहुत काम कर रखा, पूरी रोड देखिए, हर चीज, इंटरनेट, एयरपोर्ट बन गया, हो गया। विकास तो अभी थोड़ा बहुत हुआ है। हाँ। जैसे हमारा स्टेशन सामने का दिख रहा है और अभी एयरपोर्ट का बना है। विकास अभी हल्का फुल्का स्टार्ट हुआ है और जहां हमको एजुकेशन शिक्षा की बात होगी वहीं हम वोट देंगे। जो बंदा इस एजुकेशन शिक्षा नौकरी इस पे सवाल करेगा उसी को हम वोट देंगे। कौन सी पार्टी का काम आपको पसंद है? नेता कौन सा पसंद है? क्योंकि इस समय दोनों नेताओं को पसंद है, योगी जी भी पसंद है और अखिलेश यादव भी पसंद है। दोनों पसंद है। और दोनों अब तो दोनों लोग की लड़ाई है, मजबूत है, दोनों टक्कर में है। अब जो निकल जाए बाजी, जो मार ले जाए, लड़ाई तो अखिलेश और योगी जी में ही है। योगी जी का काम तो ठीक है लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, हमारे हिसाब से तो सपा को आना चाहिए। अच्छा, आप एयरपोर्ट का बोल रहे हैं, एयरपोर्ट का जो बजट था वो अखिलेश यादव ने ही दिया था। उसका बजट अखिलेश यादव ने ही दिया था। यानी आप चाहते हैं कि सपा वापसी आए? जी।
क्या क्या हुआ है, कुछ क्या बदला है जीवन में? जीवन में ये बदला है, रोडें बन गया, उड़ान चालू हुआ है, और महंगाई ज़्यादा है तो महंगाई एक दिक्कत है। महंगाई छोड़ के और सब ठीक है। और सब ठीक है। अच्छा, भाजपा का काम कैसा लगता है? भाजपा का काम तो ठीक है, ठीक है। और अखिलेश? उनका भी ठीक है। लड़ाई बस दो ही पार्टियां होगी, सपा में और भाजपा में लड़ाई होगी। तो यहाँ पे 5 साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, योगी जी मुख्यमंत्री रहे। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, बस स्टैंड बनवाया। तो आप लोगों के जीवन में कुछ बदलाव है? दिया, विकास किया है, मैं ये इस बात को नहीं नकारता हूँ, विकास तो किया है भाजपा ने। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो कि महंगाई मुद्दा पे जो है कि थोड़ा सा विफल रही है। सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, आपको किस पे यकीन है, किस पार्टी पे? जो काम कर रही है उसके लिए हम दावेदार रहेंगे। तो अभी तो 5 साल से बीजेपी की सरकार रही है, उसी के कामकाज का आकलन होगा, उसका कामकाज कैसा लगा आपको? अभी तो काम अच्छा ही कर रही है, क्योंकि कोरोना की महामारी के कारण सब संभाले वही हुए हैं। क्या नहीं हुआ जनता का? जनता का काम ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन दिक्कत कुछ तो कुछ आई है। युवाओं का दिक्कत आया है, कुछ नौकरी नहीं मिली है, किसी को परेशानी तो हो ही रही है इसमें। तो उसके लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा ना युवाओं के लिए। इस बार के चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए। हाँ, रोजगार नहीं मिले। हाँ। योगी जी ठीक काम करते हैं, से अखिलेश भी ठीक है, कोई खराब नहीं है। और कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था तो योगी के राज में ठीक है। हाँ। तुम्हारे लिए वोट के क्या मायने, क्या सोच के वोट करते हो? भविष्य के लिए वोट किया जाता है कि आगे चलकर कुछ भविष्य में डेवलपमेंट हो, बच्चे सही से पढ़े लिखे, शिक्षा अच्छा हो, ये होना चाहिए। वोट करने जाएंगे तो क्या सोच कर वोट करेंगे? जो भी सरकार अच्छी विकास करेगी, अच्छी काम करेगी, उसके लिए हम लोग वोट करेंगे। जो सरकार जो है कि धर्म के नाम पर, हेन टेन के नाम पर ये सब लड़ाएगी भिड़ाएगी, उसको तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। भाजपा कर रही है, मैं मुस्लिम हुआ, लेकिन मैं भाजपा को जो है सपोर्ट करूँगा, भाजपा को मैं वोट करूँगा। भाजपा माने या ना माने, लेकिन अपना कर्म जो है मैं करूँगा। युवाओं के लिए तो इस समय समझिए भाजपा एकदम बहुत निचले स्तर तक चली गई है। सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि सपा है, ठीक है। हाँ, हम भी चाहते हैं कि सपा ही है। रोजगार के फ्रंट पे कोई काम नहीं हुआ? रोजगार के काम कोई नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर लोग कर्जे में दबे जा रहे हैं। जब मान लीजिए गवर्नमेंट कर्जा लेगी तो आम पब्लिक ही कर्जे में दबेगा। तो यही बात है कि पब्लिक चाह रही है कि मतलब कर्जा से मुक्त हो। बाबा आप बताओ, आपको क्या लगा? आप तो पुराने आदमी, कई चुनाव देखे होंगे। जी सर, मैं आपको बता दूं, देखिए ज़मीनी हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल मीडिया पर है, चैनल पर है, इनके नेता बोल रहे हैं, लेकिन आम जो जन है वो काफ़ी हताश और त्राही माम कर रहा है। महंगाई जोरों पर है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो एकदम जीरो है, केवल लूट खसोट मची हुई है दवा के नाम पर। केवल अब ये सरकार की नाकामी समझिए या प्रशासन की है, केवल हर डॉक्टर 50 से 40% कमीशन और दवा लिख रहा है। जिसे कमर आदमी दवा तो कराना है, चाहे खेत बेच करे चाहे बंधक करेगा। युवा वर्ग सब भाग जा रहे हैं बाहर। ये बताइए कि कोरोना में आप लोगों को मदद मिली सरकार की तरफ से? वैक्सीन लगा आपको? वैक्सीन लगा सरकार की तरफ से? जी जी। और कोविड में आप लोगों को अनाज राशन मिला? और अनाज राशन तो मिल रहा है, लेकिन उसे तो काम चलने वाला ही है। अनाज से कुछ काम नहीं चल, जब तक आदमी रोजगार नहीं करेगा तो दवा कहाँ से कराएगा, पढ़ाएगा कहाँ से, लिखाएगा, बच्चों को फीस देना है। सरकार कर रही है, सब ठीक है, केवल अनाज दे रही है, युवा वर्गों को कोई इतनी नहीं दे रही है, बेरोजगार नहीं दे, लोग बाहर जा रहे हैं, घर भाग के आ रहे हैं। केवल अनाज खाने से काम नहीं चलेगा ना। जो सरकार में लाभ दे रही है, लाभ, मुद्रा योजना, आवास, यहाँ के लोग सब कुछ कमीशन खा रहे हैं। लोग 30,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, 50,000 चाहिए। हाँ तो दे रही है सरकार, दे रही है, आवास दे रही है। यहाँ के लोग कह रहे हैं 50,000 चाहिए हमको, आवास पास कराएंगे। मुद्रा योजना है, बैंक वाला कह रहा है कि 20,000 हम लेंगे तो मुद्रा योजना देंगे। सरकार क्या कर रही है? मतलब आपके कहने का ये है कि ऊपर से सरकार तो दे रही है, नीचे सिस्टम में लोग सब साफ कर रहे हैं। लोग घर मिला कैसे घर बनवाएंगे हम? 2 लाख मिला, 2.5 लाख मिल रहा है, 50,000 खाई कर रहे हैं लोग। घर बनवा लेंगे हम? गवर्नमेंट पूछना चाहिए ना, ये
कमीशन कैसे ले रहे हैं लोग? लूट हो रही है, थाने में लूट हो रही है, हर महकमे में लूट रहे हैं। ये किसकी गलती है? इसको किसका फर्ज बनता है इसको कमांड पर रोक लगाना? या योगी जी को नहीं बनता है? या राष्ट्रीय केंद्र सरकार नहीं जानती कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में खुली लूट मच रही है? हमारी क्या जिम्मेदारी दायित्व बनती है? खुली लूट मचे और जिम्मेदारी उनकी नहीं है। ऊपर से आ रहा है पैसा। क्या विकास तो हो ही रहा है सर, बस वही है, मान लीजिए विकास होना चाहिए, रोजगार भी चाहिए, साथ में रोजगार चाहिए। और विकास हुआ है, रोजगार नहीं मिला है। नहीं, रोजगार नहीं मिला है, रोजगार चाहिए युवाओं के लिए, और क्या। वोट के धर्मचक्र में हमने पूरे दिन कुशीनगर की जनता का नब्ज टटोलने का प्रयास किया। हमने ये जानने का प्रयास किया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं। कल हम आपको वोट के धर्मचक्र में आजमगढ़ लेकर चलेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ के मुद्दे कौन कौन से हैं।